जिन लोगों ने कश्मीर में हजारों की संख्या में हिंदुओं को मारा, बहन बेटियों को विधवा बना दिया, उनका सिंदूर उजाड़ दिया, उनसे बदला कब लिया जाएगा? जिन आतंकवादियों ने बटला हाउस में इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को मारा था, उनको फांसी कब होगी? जिस आतंकवादी ने सेना के 4 जवानों को मारा, एयरफोर्स के 4 जवानों को, और आज 35 साल बीत चुके हैं, 1990 में मारा था, 2025 आ चुका है, उसको फांसी कब होगी? जिन जिहादियों ने कन्हैया लाल को मारा, उनको फांसी कब होगी? जिन्होंने उमेश कोल्हे को मारा, उनकी पत्नी का सुहाग उजाड़ा, उनको फांसी कब होगी? जिन जिहादियों ने संसद पे हमला किया और हमारे जवानों को मारा, हमारे पुलिस के जवानों को मारा, उनसे बदला कब लिया जाएगा? उनको फांसी कब होगी? जिन्होंने मुंबई में बम ब्लास्ट किया और जिन्होंने उनकी मदद किया, उनसे बदला कब लिया जाएगा? उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? उनको फांसी कब दी जाएगी? भारत में हजारों की संख्या में आतंकवादी आज भी जेलों में बिरयानी खा रहे हैं, और वो आज भी जेलों में इसलिए बिरयानी खा रहे हैं क्योंकि हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारा कानून घटिया है, हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। भारत में ऐसे हजारों लोग जेलों में आराम से बैठ के बिरयानी खा रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों की मदद किया है, जिन्होंने देश के लिए जासूसी किया है, जिन्होंने देश के लिए गद्दारी किया है। किसी भी जासूस, किसी भी गद्दार को न तो आज तक फांसी हुई, न उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई। जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, कश्मीर में जिन आतंकवादियों ने आके हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, उसके बाद सेना ने अपनी बदले की कार्रवाई किया, 150 से ज्यादा आतंकवादी और सैनिक मारे गए। लेकिन कश्मीर में जो स्लीपर सेल थे, जिन्होंने आतंकवादियों की मदद किया, उनको जगह जगह पहुंचाया, उनको छिपाया, उसमें किसी एक भी स्लीपर सेल को फांसी होगी क्या? किसी एक भी स्लीपर सेल की नागरिकता खत्म होगी क्या? किसी एक भी स्लीपर सेल को आजीवन कारावास होगा क्या? उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी क्या? पूरे भारत में स्लीपर सेल चल रहे हैं। ऐसा कोई भारत का जिला नहीं है जहां 2-4 स्लीपर सेल नहीं है, और वो इसलिए भारत में बैठे हुए इसलिए पल रहे हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई। पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, और नतीजा ये हो रहा है कि जिस आतंकवादी ने 4 सेना के जवानों को मारा, उसने टीवी पे भी बोला, हाँ हमने 4 जवानों को मारा। 35 साल से उसका मुकदमा चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। क्यों इतनी तारीख पे तारीख हो रही है? अरे जब उस आतंकवादी ने कहा कि मैंने मारा, उसका वीडियो अवेलेबल है, फोरेंसिक जांच करा लेते, और कंफर्म करना है तो उस आतंकवादी का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते और टेस्ट करके फांसी दे देते। इस देश में हमारा विमान हाईजैक किया गया था, कंधार विमान जो हाईजैक किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि आतंकवादियों को हमने फांसी देने की बजाय जेल में बैठ के बिरयानी खिलाना शुरू कर दिया, और जब वो जेल में बैठे बैठे बिरयानी खा रहे थे तो उनके जो साथी थे उन्होंने प्लान कर लिया और हमारा जहाज हैक कर लिया, कंधार विमान अपहरण हो गया। भारत में आधी से ज्यादा समस्याएं घटिया कानूनों को खत्म करके हो सकती है। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने कहा था, लेकिन हमारा कानून इस सिद्धांत पे बिल्कुल नहीं खरा उतरता। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित, लेकिन हमने आज तक उस सिद्धांत पे अपने नियम कानून बनाए नहीं। हमारे दादा परदादा कहते थे लोहा लोहे को काटता है, लेकिन हमने उस सिद्धांत पे कानून बनाए नहीं। आप याद करिए, जब कोरोना का समय चल रहा था, आतंकवादी घटना नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों के मन में खौफ था कि अगर हाथ लगाऊंगा, बाहर निकलूंगा तो मार दिया जाऊंगा। जब कोरोना चल रहा था, चोरी लूट झपटमारी बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि चोरी करने वालों को, झपटमारी करने वालों के मन में खौफ था कि अगर हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना के समय बलात्कार बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि बलात्कारियों के मन में खौफ था, हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। कोरोना के समय में माओवाद नक्सलवाद खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि उनको भी पता था बाहर निकलूंगा और किसी को हाथ लगाया तो मर जाऊंगा। कोरोना के समय में चेन स्नेचिंग बंद हो गई थी, मोबाइल स्नेचिंग बंद हो गई थी, इवन भ्रष्टाचार बंद हो गया था। जो ये घूसखोर नेता अभिनेता हैं या घूसखोर कर्मचारी हैं, वो पैसा नहीं लेते थे, उनके मन में खौफ था अगर नोट को हाथ लगाया तो मर जाऊंगा। उस समय ड्रग स्मगलिंग बंद हो गई थी कोरोना के समय में, क्योंकि ड्रग स्मगलर को लग रहा था अगर मैं बाहर निकला और किसी को नशा पहुंचाने गया और कहीं उसको टच कर लिया तो मैं मर जाऊंगा। कानून ऐसा कोरोना जैसा होना चाहिए, खौफ पैदा करने वाला होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए कि घूसखोरों, कमीशनखोरों, दलालों के मन में भी खौफ हो। कानून ऐसा होना चाहिए नशा तस्करों, मानव तस्करों के मन में भी खौफ हो। कानून ऐसा होना चाहिए आतंकवादियों, अलगाववादियों के मन में भी खौफ हो। कानून ऐसा होना चाहिए माओवादियों, नक्सलियों के मन में भी खौफ हो। कानून ऐसा होना चाहिए कि जो लोग भी अवैध काम करते हैं, जो लोग भी अपराध करते हैं, उनके मन में खौफ है।
अगर भारत में आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है तो उसका एक बड़ा कारण यह है, आतंकवादियों के स्लीपर सेल भारत में बने हुए हैं और स्लीपर सेल के मन में कोई कानून का खौफ ही नहीं है। हमारे यहां जो मानवाधिकार के नाम पे सबको एक बराबर कंसीडर किया जाता है, वो सबसे बड़ा गड़बड़ है। अरे मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। ये आतंकवादी दानव है, ये अलगाववादी दानव है, ये जासूस दानव है, ये गद्दार दानव है, ये माओवादी दानव है, ये नक्सली दानव है। तो हम मानवाधिकार के नाम पे दानवाधिकार बचा रहे हैं, हम दानवों के अधिकार की चिंता कर रहे हैं। इतने आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं भारत में, मुंबई बम ब्लास्ट हुआ, बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, ऐसे पूरे देश में कहां कहां होता रहता है। किसी एक भी आतंकवादी या उसके मददगार को आज तक फांसी नहीं हुई है। किसी एक भी आतंकवादी और उसके मददगार की नागरिकता खत्म नहीं हुई है। किसी एक भी आतंकवादी और उसके मददगार की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई। एक वहां पे था जो मेमन मारा गया था, उसको फांसी हुई मुंबई वाले में, लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने उसकी मदद किया, जिन्होंने हथियार दिया, जिन्होंने बाकी कम किया, उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे सड़े हुए कानून, जब तक ये सड़ा हुआ कानून नहीं बदलेगा, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। हमारी सेना केवल विदेशी जो भारत के बाहर बैठे हुए हैं उनको तो मार सकती है। भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, भारत के अंदर जो जिहादी बैठे हैं, भारत के अंदर जो अलगाववादी बैठे हैं, भारत के अंदर जो पीएफआई जैसे संगठन चला रहे हैं, भारत के अंदर जो जमाती बैठे हुए हैं, भारत के अंदर जो भारत विरोधी बैठे हैं, भारत के अंदर जो गजवा हिंद का सपना पाल के बैठे हुए हैं, उनको सेना थोड़ी मारेगी। उसको तो कोर्ट के जरिए फांसी देना पड़ेगा, कोर्ट के जरिए 100% प्रॉपर्टी जब्त करना पड़ेगा, कोर्ट के जरिए उनकी नागरिकता खत्म करना पड़ेगा। और वो तो तभी हो सकता है जब कानून बदला जाए, जब पुलिस रिफॉर्म हो, जब जुडिशियल रिफॉर्म हो, जब इलेक्शन रिफॉर्म हो, जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, जब सिटीजन चार्टर लागू हो। फटाफट सजा तब होगी जब झूठी गवाही देना गंभीर अपराध होगा। ये अलगाववादी जिहादी 20-20, 50-50 हजार रुपए में झूठे गवाह खड़े कर लेते हैं और इनके गवाह आते रहते हैं, मतलब 200-200, 300-300 लोगों की गवाही कराते रहते हैं। क्यों इतना गवाही पे गवाही होनी चाहिए? क्यों इतना क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए? अरे आतंकवादी है, वो देश विरोधी है, वो जासूस है और गद्दार है, उसको पकड़ो, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो, टेस्ट करके उसको सीधे सजा दे दो। जब वो खुद एडमिट कर ले नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कि हाँ उसने ये अपराध किया है, तो उसको सजा दे दो। और उसी से पूछ लो तुम्हारी मदद किसने किया, उसके मददगारों को भी सजा दे दो। तब जाके भारत सुरक्षित होगा। नहीं तो केवल ऑपरेशन सिंदूर करने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। जितने पाकिस्तान में मुल्ला मौलवी हैं उससे ज्यादा भारत में मुल्ला मौलवी हैं। जितनी पाकिस्तान में मस्जिदें हैं उससे ज्यादा भारत में मस्जिदें हैं। जितने पाकिस्तान में दरगाहें हैं उससे ज्यादा भारत में दरगाहें हैं। जितने पाकिस्तान में मज़ारे हैं उससे ज्यादा भारत में मज़ारे हैं। जितने पाकिस्तान में मदरसे हैं उससे ज्यादा भारत में मदरसे हैं। जितने पाकिस्तान में मरकज हैं उससे ज्यादा भारत में मरकज है। जो दुनिया की सबसे बड़ी जमात है उसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में नहीं है, उसका हेडक्वार्टर भारत में है। और यही सुप्रीम कोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, संसद से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड आप गूगल करके देखिए तो पता चलेगा। बिगेस्ट जमात जो दुनिया की सबसे बड़ी जमात है, जिसपे कई देशों ने बैन किया हुआ है, वो जमात का हेडक्वार्टर भारत में चल रहा है। तो इसलिए हम बहुत बड़े खतरे में चल रहे हैं। 1000 बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। 6 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ के बैठे हुए हैं। ड्रग्स जिहाद के जरिए लड़कों युवाओं को नपुंसक बनाया जा रहा है, लड़कियों में बाजपन बढ़ रहा है। घुसपैठ जिहाद के जरिए 6 करोड़ घुसपैठियों को बसा दिया। जनसंख्या जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है। और उस पर कानून बनाने की बजाय केवल और केवल पूरी की पूरी चर्चा आतंकवाद। अरे भैया, विदेशी आतंकवादियों को सेना निपट लेगी। एयरफोर्स, नेवी और हमारे जो आर्मी है वो इतनी सक्षम है कि वो भारत के बॉर्डर के जो बाहर वाले दुश्मन उसे निपट लेगी। अंदर के दुश्मनों को निपटने के लिए जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। एक साल के अंदर सारे मुकदमों का फैसला करना पड़ेगा। जब साल भर के अंदर आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, उनके मददगारों को फांसी होगी, साल भर के अंदर उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, साल भर के अंदर उनकी नागरिकता खत्म होगी, तब कानून का खौफ पैदा होगा, तब भारत सुरक्षित होगा। नहीं तो भारत बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। अभी तो केवल बाहरी खतरा दिख रहा है, अंदर वाला खतरा उससे भी ज्यादा खतरनाक है।